नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जी के मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है उसमें जीएस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें आप मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप जुड़े मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है उसमें जीएस से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें आप मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। सभी जुड़ जाएंगे सभी। और प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम क्वेश्चन है, धूप में बैठने से स्वास्थ्य लाभ किस कारण से मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है, धूप में बैठने से स्वास्थ्य लाभ किस कारण से मिलता है? चार ऑप्शन आपके सामने है। सूर्य की रोशनी से बैक्टीरिया मर जाते हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वर्णक कोशिकाएं सूर्य की रोशनी पाकर उत्तेजित होती हैं जिससे त्वचा आपकी अच्छी रहती है, अल्ट्रावायलेट किरण स्किन ऑयल को विटामिन डी में बदल देती हैं। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं कि नींद में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसका ऑप्शन जो आपका सही होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? अल्ट्रावायलेट किरण स्किन ऑयल को किस में बदल देती हैं? विटामिन डी में बदल देती हैं। स्किन ऑयल को किस में बदल देती हैं? विटामिन डी में बदल देती हैं। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन आपके सामने 1947, 1965, 1971, 1949। इनमें से आप बताएंगे पीओके पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर आक्रमण कब किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1947। इसका सही आंसर क्या होगा? 1947। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर किसने कहा था? गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर। ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, क्लीमेंट एटली, रैमजे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल। इनमें से आपको बताना है कि गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर या हिंदी में बोलते हैं अर्धनग्न फकीर। क्या है? अर्धनग्न फकीर, हाफ न्यूड फकीर, या क्या बोला जाता है? अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर की जो संज्ञा है ये किसने दी थी? बताएंगे कमेंट करके। तो अर्धनग्न फकीर अगर आपसे पूछा जाए या हाफ न्यूड फकीर आपसे पूछ रहा है तो ये आपका किसने कहा था? तो ये नाम याद रखेंगे। ये किसने कहा था? ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? आपका चर्चिल के द्वारा। यह कथन किसको कहा गया था? गांधी जी को कहा गया था। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? सारथी, नौकर, घोड़ा या पत्नी? इनमें से आप बताएंगे। तो इसका संबंध आपका क्या था? बताएंगे सभी। कंथक आपने पढ़ा होगा, जब बौद्ध धर्म आप पढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक तो आप पढ़ते ही हैं गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ आपने पढ़ा होगा, और पिता सिद्धोधन आप पढ़ते हैं। लेकिन आपने वहां पे दो क्वेश्चन और पढ़े होंगे। एक तो आप पढ़ते हैं सारथी का नाम। क्या है? सारथी, जो इनके रथ को हाँकता था, सारथी। और एक घोड़े का नाम क्या था? ठीक है, घोड़ा का नाम और सारथी का नाम। सारथी अगर आपसे पूछा जाए सारथी कौन था? सारथी आप याद रखेंगे चन्ना या चाण। सारथी का नाम था चन्ना या चाण। और आपसे पूछा जाए घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम भी आप याद रखेंगे, घोड़े का नाम था कंथक। घोड़े का नाम अगर आपसे पूछा जाए कंथक, और सारथी का नाम पूछा जाए तो क्या था आपका? चन्ना या चाण। इसलिए आपसे क्वेश्चन हो जाएगा कि गौतम बुद्ध के जीवन में आपका कंथक का संबंध क्या था? तो कंथक क्या था? कंथक था आपका घोड़ा। कौन था कंथक? कंथक था आपका घोड़ा। क्लियर हो गया जी। आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए? सारनाथ, वाराणसी। और सर्वाधिक उपदेश आपसे पूछे कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में आपके दिए। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा किस भाषा में? ये चार भाषा आपके सामने, फारसी, उर्दू, चगताई या हिंदी। अकबरनामा अकबर के जीवन से जुड़ी हुई पुस्तक है अकबरनामा। और अकबरनामा आप पढ़ते हैं। अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा आप याद रखेंगे, इसके लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर याद रखेंगे, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। और अकबरनामा किस भाषा में आपकी लिखी गई है? ये चार सामने आपके भाषाएं। अकबरनामा आप याद रखेंगे कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। इनको आप याद रखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए जी बाबरनामा, कौन सी पुस्तक है? बाबरनामा। बाबरनामा आप पढ़ते हैं कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में है। और ये स्वयं किसने लिखी थी? ये स्वयं लिखी थी बाबर ने। क्लियर हुआ। उसके बाद आप पढ़ते हैं हुमायूंनामा। हुमायूंनामा हुमायूंनामा आपसे पूछा जाए ये कौन सी भाषा में? हुमायूंनामा ये भी तुर्की भाषा में।
और आपकी एक किसने लिखी है, ये सब जानते ही होंगे। इसके राइटर कौन है, गुलबदन बेगम। राइटर कौन है इसके, गुलबदन बेगम। अकबरनामा आपने पढ़ लिया है, फारसी भाषा में लिखी गई। राइटर कौन है आपके, अबुल फजल। एक आप पढ़ते हैं जहांगीरनामा, कौन सी पुस्तक है, जहांगीरनामा। और जहांगीरनामा आपसे पूछा जाए कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में। कौन सी भाषा है, फारसी। और इसके राइटर कौन है, स्वयं जहांगीर, क्योंकि दो मुगल शासक है जिन्होंने आत्मकथा लिखी है, एक बाबर और एक कौन है, जहांगीर। जहांगीरनामा। और एक और याद रखेंगे, शाहजहांनामा। क्या है, शाहजहांनामा। शाहजहांनामा आप याद रखेंगे कौन सी भाषा में, फारसी में। और इसके राइटर कौन है, इनायत खान। कौन है राइटर, इनायत खान। क्लियर हो गया, राइटर कौन है आपके, इनायत खान। क्लियर हो गया सभी का जी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हेग शहर कहाँ स्थित है, हेग शहर। चार ऑप्शन आपके सामने, बोलीविया, चिली, नीदरलैंड, चेक गणराज्य। हेग शहर कहाँ पर आपका स्थित है, बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं हेग शहर कहाँ स्थित है, बोलीविया, चिली, नीदरलैंड या चेक गणराज्य। हेग शहर, तो हेग शहर आप पढ़ते हैं कहाँ पर स्थित है, ये आपका नीदरलैंड में स्थित है, हेग शहर। क्लियर हुआ। और इनकी कैपिटल भी आप याद रख लें। बोलीविया की कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए, बोलीविया की कैपिटल क्या है, लापाज। चिली की आपसे पूछा है, चिली की कैपिटल क्या है, चिली की कैपिटल है सांटियागो। क्या है, चिली की कैपिटल सांटियागो, ये याद रखेंगे। नीदरलैंड की कैपिटल आपसे पूछा जाए, नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम। क्या है नीदरलैंड की कैपिटल, एम्स्टर्डम। चेक गणराज्य की पूछे तो इसकी कैपिटल क्या है, प्राग। क्या है आपके, प्राग। इनको भी आप याद रख, कैपिटल याद हो जाएंगे, बोलीविया लापाज, चिली सांटियागो, नीदरलैंड एम्स्टर्डम, चेक गणराज्य प्राग। आपने पढ़ा होगा चिली देश में ही एक आपका बंदरगाह है, बंदरगाह का नाम क्या है, एंटीफगास्टा। क्या नाम है, एंटीफगास्टा। तो एंटीफगास्टा को हम किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं हम कॉपर पोर्ट के नाम से। किस नाम से जानते हैं, कॉपर पोर्ट, क्योंकि आपका यहाँ से तांबे का निर्यात किया जाता है इस बंदरगाह से। क्लियर हो गया। चुक्की कमाटा खान, ये चुक्की कमाटा खान आप पढ़ते हैं। चुक्की कमाटा खान कौन से देश में स्थित है, चिली देश में स्थित है। और किसके प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है चुक्की कमाटा खान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया। ऑप्शन है चंदेल, चौहान, गैडवाल, चालुक्य। इनमें से आप बताएंगे खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था, बताएं सभी कमेंट करके। खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर तो आप पढ़ते हैं ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश राज्य में भी एक जिला पड़ता है, जिले का नाम क्या है, छतरपुर। कौन सा जिला आपका, छतरपुर। मध्य प्रदेश राज्य के कौन से जिले में स्थित है, छतरपुर जिले में स्थित है। और मंदिरों का निर्माण आप याद रखेंगे, तो पहले तो आप याद रखें खजुराहो के मंदिर कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कौन सा जिला, छतरपुर जिले में स्थित है। और इनका निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया, चंदेल वंश के शासकों ने कौन से मंदिरों का निर्माण कराया, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाना घाट के शिलालेख पर किस सातवाहन राजा की विजय गाथा का विवरण मिलता है। ऑप्शन है कान्हा, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र सतकर्णी या सतकर्णी। इनमें से आपको बताएंगे। नाना घाट शिलालेख, नाना घाट शिलालेख आपसे पूछा जाएगा। नाना घाट शिलालेख ये कौन से राज्य में स्थित है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है नाना घाट शिलालेख। और आपको ये याद रखना है कि ये इसका मतलब जो नाना घाट शिलालेख है इस पर किसकी विजय गाथा का विवरण मिलता है, तो याद रखेंगे किसकी विजय गाथा का विवरण मिलता है, सतकर्णी। किसकी, सतकर्णी। सातवाहन वंश आप पढ़ते हैं, संस्थापक कौन है आपका, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। राजधानी आपने पढ़ी होगी प्रतिष्ठान। क्या है राजधानी, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान आपकी कहाँ पर है, महाराष्ट्र। आप पढ़ते हैं शीशे के सिक्के। क्या है, शीशे के सिक्के। शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे, शीशे के सिक्के। शीशे के सिक्के याद रखेंगे सातवाहन शासकों ने आपके चलवाए थे शीशे के सिक्के। और आप ये भी याद रखेंगे, एक क्वेश्चन ये आता है, मातृ सत्तात्मक समाज कौन सा समाज है, मातृ सत्तात्मक समाज किस वंश की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, मातृ सत्तात्मक समाज। तो ये याद रखेंगे सातवाहन वंश की प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है, मातृ सत्तात्मक समाज। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भोर घाट किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो भोर घाट क्या है,
भोर घाट आपका क्या है, दर्रा है। भोर घाट क्या है, भोर घाट आपका दर्रा। तो भोर घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? भोर घाट आपने पढ़ा होगा। भोर घाट दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है भोर घाट। कौन सा? भोर घाट। तो आप दर्रे पढ़ते हैं, जैसे ये वाले आप याद रखेंगे, भोर घाट, घाट वाले पढ़ें तो भोर घाट। एक आप याद रखेंगे थाल घाट है। कौन सा दर्रा आपका? थाल घाट। और एक और याद रखेंगे, एक आपका है पाल घाट। कौन सा है? पाल घाट। इनको याद रखें। भोर घाट कहाँ पर है? भोर घाट आपका महाराष्ट्र में। थाल घाट कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में। और पाल घाट कहाँ पर है? पाल घाट आपका केरल में स्थित है। तो ये आपके दर्रे में भोर घाट महाराष्ट्र, थाल घाट महाराष्ट्र, पाल घाट कहाँ पर आपका? केरल में। क्लियर हो गया? तो इनको आप याद रखें। भोर घाट पूछा है तो भोर घाट का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो को नारा दिया था? बांटो और छोड़ो को नारा दिया। चार ऑप्शन आपके सामने। लखनऊ अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1933, लाहौर अधिवेशन 1940 और कराची अधिवेशन 1943। इनमें से आपको बताना है मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो को नारा दिया था 1931, 1933, 1940, 1943। बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे कौन से अधिवेशन के दौरान आपका दिया। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन है सभी, और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग के अधिवेशन है सभी। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में आपने पढ़ा था जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है, पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान का प्रस्ताव, ये मुस्लिम लीग के कौन से अधिवेशन में रखा था? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा है बांटो और छोड़ो का जो नारा है ये किस अधिवेशन में दिया? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे आप याद रखेंगे। कराची अधिवेशन, ये मुस्लिम लीग के अधिवेशन है। और किस वर्ष हुआ था आपका कराची अधिवेशन? 1943। मुस्लिम लीग आप सब जानते हैं, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ये आपकी पार्टी है मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो 1906 में की गई। 1906 में कहाँ पर की गई इसकी स्थापना? ढाका में की गई। और इसके दो संस्थापक थे, एक का नाम क्या था? एक का नाम था आगा खां और एक का नाम क्या था? सलीमुल्लाह खां। आगा खां और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? दूसरे व्यक्ति का नाम है सलीमुल्लाह खां। तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1906। और 1906 में कौन से शहर में की गई थी? ढाका शहर में की गई थी। मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन पाकिस्तान का प्रस्ताव है, पाकिस्तान की मांग की। और कराची अधिवेशन 1943 के दौरान बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया? लोकमान्य आप पढ़ते हैं बाल गंगाधर तिलक, और आपने पढ़ा होगा इसी में। तो आपने इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसमें जैसे होम रूल आंदोलन है, सूरत विभाजन है, स्वदेशी आंदोलन है और 1908 में उनकी गिरफ्तारी है। तो किस दौरान लोकमान्य इनको कहा गया? बताएंगे सभी। लोकमान्य। और एक लोकनायक पढ़ते हैं, लोकनायक, लोकनायक किसको बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण। लेकिन यहाँ पे लोकमान्य पूछा है तो लोकमान्य आपसे पूछा गया। तो ये जो आपका होम रूल आंदोलन है, होम रूल आंदोलन 1916 में किया गया। ये जो आपका कि हमारे देश में क्या है, जो आपका स्वदेश जो शासन है, अपना शासन होना चाहिए, तो इसके लिए होम रूल आंदोलन 1916 में किया। 1916 में किसके द्वारा किया गया? 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया, स्वशासन स्थापित करने के लिए। और आप याद रखेंगे होम रूल आंदोलन 1916 हो गया, बाल गंगाधर तिलक। और फिर आप पढ़ते हैं होम रूल लीग। क्या है? होम रूल लीग। तो होम रूल लीग आपने पढ़ा होगा, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। और होम रूल लीग आपने याद रखा है, तो ये इसमें याद रखेंगे दो व्यक्ति। एक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक। और दूसरा आप याद रखेंगे महिलाएं। महिला का नाम क्या है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। तो होम रूल लीग की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा कौन है? दूसरा है एनी बेसेंट। इनके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1916। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया? इनमें चार ऑप्शन आपके सामने। अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 345।
बताएंगे सभी कमेंट करके। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण बताएंगे सभी लोकसभा में। तो आप अनुसूचित जाति और जनजाति से जो आरक्षण की सुविधा है वो किस में दी गई, वो दी गई अनुच्छेद 330 में, और ये तो है लोकसभा में। और आपसे पूछे विधानसभा में, विधानसभा में 332 में है, विधानसभा में एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण। तो विधानसभा में अगर आपसे पूछा जाए विधानसभा में 332, और आपसे पूछा जाए जी लोकसभा में, लोकसभा में आप याद रखेंगे लोकसभा में आर्टिकल 330। क्लियर हो गया, 330 लोकसभा में एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण 330 में, और विधानसभा में आर्टिकल 332 में। ये दोनों आप याद रखेंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 330। क्लियर हो गया, अनुच्छेद 330। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? इनमें से आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। राष्ट्रपति का आदेश, कानून द्वारा संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, केंद्र सरकार की अधिसूचना। इनमें से आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें हम, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट पहले फेडरल कोर्ट कहलाता था, एफसी बोलते हैं, अब बोलते हैं एससी। सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट कहलाता था, और फेडरल कोर्ट की जो स्थापना है हमने 1935 अधिनियम, 1935 अधिनियम के माध्यम से हमने किस वर्ष की थी, 1937 में इसकी स्थापना की फेडरल कोर्ट की। और आपसे पूछा जाए इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, तो प्रारंभ में आप याद रखेंगे प्रारंभ में थी 7+1। जो फेडरल कोर्ट है, फेडरल कोर्ट को ही फिर हमने बाद में जब भारत देश आपका गणतंत्र हो गया तो उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को इसे हमने क्या नाम दिया, इसे हमने नाम दिया सुप्रीम कोर्ट। 28 जनवरी 1950 को क्या नाम दिया, सुप्रीम कोर्ट। क्या नाम दिया बताओ, सुप्रीम कोर्ट इसे आपका नाम दिया। उसके बाद इसमें याद रखना है जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो गठन और संरचना है वो किस आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 124 में दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 33+1। कितनी है, 33+1। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कौन बदल सकता है, तो इसमें याद रखेंगे कानून द्वारा संसद, इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को चेंज किया जा सकता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए किस प्रदेश में आरक्षित है, बताएंगे सभी कमेंट करके। मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। लोकसभा, लोकसभा में आपको बतानी है, लोकसभा में तो लोकसभा में अगर आपसे पूछा जाए, अगर एससी वर्ग का पूछा है, एससी वर्ग की जो सबसे ज़्यादा सीटें आरक्षित हैं एससी वर्ग की आपकी यूपी में कितनी सीटें आरक्षित हैं, 17 सीटें आरक्षित हैं यूपी में एससी वर्ग की। और आपसे पूछे लोकसभा में एसटी वर्ग के लिए अगर पूछ रहा है तो एसटी वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा आरक्षित है एमपी में कितनी है, एमपी में है आपकी 6। कितनी है, 6। उसके बाद आपसे पूछा जाए जी इसी में, ये तो हो गया लोकसभा में। अगर आपसे पूछा जाए जी विधानसभा में पूछे एससी वर्ग के लिए कितनी सीट है, एससी वर्ग, तो एससी वर्ग के लिए जो सर्वाधिक सीटें हैं वो कितनी आपकी 88। कितनी है, 88। और 88 कहाँ पर है, 88 है आपकी यूपी में। सर्वाधिक एससी वर्ग के 88 कहाँ पर है, यूपी में। और आपसे पूछे एसटी वर्ग के लिए, तो एसटी वर्ग के लिए कितनी आपकी 72। और 72 आपकी कहाँ पर है, 72 आपकी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया। एससी वर्ग के लिए यूपी में पूछे कितनी है, 17। एसटी वर्ग के लिए एमपी में कितनी आपकी 6। और विधानसभा में पूछे एससी वर्ग के लिए 88 है, ये है कहाँ पर है, यूपी में। एसटी वर्ग के लिए कितनी आपकी 72, और ये कहाँ पर आपके एमपी में। क्लियर हो गया, कहाँ पर आपके एमपी में। तो इस तरीके से लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, तो अनुसूचित जनजाति के लिए किस प्रदेश में आरक्षित है, तो आपको याद रखना है लोकसभा की एसटी के लिए पूछ रहा है, तो एसटी पूछे तो क्या है, मध्य प्रदेश। कौन सा आपका, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। इनमें से आप बताएंगे कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र।
तो सबसे ज़्यादा जो आपका वन क्षेत्र है वो आप याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। और आपसे पूछा जाए सबसे कम किसमें है? न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला राज्य सबसे कम आप याद रखेंगे, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? कम वन क्षेत्रफल वाला राज्य आपका हरियाणा। तो याद रखेंगे, सबसे अधिक पूछे तो मध्य प्रदेश और सबसे कम पूछे तो कौन? आपका हरियाणा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित कमल मंदिर या लोटस टेम्पल आप बोलते हैं। दिल्ली स्थित कमल मंदिर या लोटस टेम्पल निम्नलिखित में से किस समुदाय के लिए पूजा का घर है? हिंदू, जैन, बौद्ध, बहाई। इनमें से आप बताएंगे किसके लिए पूजा का घर है? हिंदू, जैन, बौद्ध और क्या है? बहाई। बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे। तो लोटस टेम्पल आपने पढ़ा होगा, लोटस टेम्पल तो दिल्ली में स्थित है और इसके जो आपके वास्तुकार हैं इनका नाम भी याद रखेंगे, फारबी रोज। क्या है? फारबी रोज। फारबी रोज साहबा। क्या नाम है इनका? फारबी रोज साहबा। तो फारबी रोज साहबा क्या है? इसके वास्तुकार है जिन्होंने इसका डिजाइन दिया, इनका निर्माण किया। अब जो कमल मंदिर है ये आपका वर्ष 1986 में आपका बन करके तैयार हुआ और फारबी रोज साहबा ने इसका आपका जो डिजाइन दिया था। अब आपसे पूछा जाए किस धर्म के लिए पूजा का घर है, तो किस धर्म के लिए पूजा का घर है? इसे आप आंसर याद रखेंगे। कौन सा धर्म? आपका बहाई। बहाई धर्म का पूजा का घर कौन सा? लोटस टेम्पल है। कहाँ पर? आपका दिल्ली में। निर्माण किसने करवाया था? फारबी रोज साहबा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? यदि कोई पंचायत भंग की जाती है तो चुनाव कितने समय में कराने होंगे? 1 माह, 6 माह, 3 माह या 1 वर्ष। कोई भी आपका हो इस तरीके का कोई बॉडी हो, जैसे लोकसभा हो या विधानसभा हो या पंचायत की बात हो, जो संवैधानिक आपकी बॉडी है, तो इनमें अगर आपसे पूछा जाए पंचायत हो या विधानसभा हो, लोकसभा हो, इन सभी के चुनाव हमें कितने दिन में कराने पड़ते हैं? 6 माह के अंदर। अगर हम भंग कर देते हैं तो 6 माह के अंदर हमें चुनाव कराने पड़ेंगे। तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा वो 6 महीने। क्या है आपका? 6 महीने। क्लियर हो गया? पंचायत, तो पंचायत आपने पढ़ा होगा। पंचायती राज सबसे पहले कौन से राज्य में लागू किया गया था? पंचायती राज। तो पंचायती राज आप पढ़ते हैं। पंचायती राज आपसे पूछा जाए या स्थानीय स्वय शासन आपने पढ़ा होगा। पंचायती राज, पंचायती राज स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। और 2 अक्टूबर 1959 यानी नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी ध्यान रखेंगे, नागौर राजस्थान से शुरुआत की गई। भारत के अधिकतर राज्यों में कितने स्तरीय पंचायती मॉडल है? 3 स्तरीय। कितने स्तरीय? आपका 3 स्तरीय पंचायती मॉडल है। और 3 स्तरीय जो पंचायती मॉडल है ये कौन सी कमेटी ने दिया था? कमेटी का नाम याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन सी कमेटी है? बलवंत राय मेहता कमेटी। और पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संशोधन किया? 73वां संविधान संशोधन 1992। कौन सी अनुसूची जोड़ी? 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल किए हमने? 29 विषय शामिल किए थे। क्लियर हो गया? कितने विषय शामिल किए? 29 विषय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये आपके सामने ऑप्शन है, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी, आशा पूर्णा देवी। इनमें से आप बताएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार आप पढ़ते हैं। भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार की आपसे पूछा जाए, अगर क्वेश्चन पूछे स्थापना आप याद रखेंगे। स्थापना तो हुई थी इसकी 1961 में। स्थापना कब हुई? 1961। और आपसे पूछा जाएगा शुरुआत कब हुई है? स्थापना 1961। शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1965 में। प्रथम बार किसको दिया गया? प्रथम बार, तो प्रथम बार आप याद रखेंगे। प्रथम बार किसको दिया गया? जी शंकर कुरुप। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरुप को दिया गया। और कौन सी भाषा में मिला था? जी शंकर कुरुप को मिला था मलयालम भाषा में। कौन सी भाषा है? मलयालम भाषा में जी शंकर कुरुप को मिला था आपका 1965 में प्रथम बार। उसके बाद में आपसे पूछे प्रथम बार हिंदी में, प्रथम बार हिंदी में किसको मिला था? प्रथम बार हिंदी में,
तो प्रथम बार हिंदी में आप याद रखेंगे तो 1968 में, कब 1968 में दिया गया। और किसको दिया गया 1968 में, सुमित्रा नंदन पंत। किसको दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया 1968 में। कौन सी पुस्तक के लिए मिला था, तो इनको आप याद रखेंगे कौन सी पुस्तक है, पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे चिदम्बरा। कौन सी पुस्तक है, चिदम्बरा पुस्तक के लिए इनको आपका दिया गया था। क्लियर हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछेंगे क्वेश्चन प्रथम बार महिला, प्रथम बार महिला। तो प्रथम बार महिला जो इस पेपर में पूछा है क्वेश्चन, प्रथम बार महिला, तो आप याद रखें 1976 में, 1976 में। और किसको दिया गया था 1976 में, आशा पूर्णा देवी। किसको मिला था, आशा पूर्णा देवी। 1976 में किसको मिला था, 1976 में आप याद रखेंगे किसको मिला था, आशा पूर्णा देवी को आपका मिला था 1976 में। प्रथम बार महिला के रूप में आशा पूर्णा देवी को दिया गया था। क्लियर हो गया। तो ये याद रखेंगे आप इसमें। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, आप याद रखें आशा पूर्णा देवी। और हिंदी में पूछे, हिंदी में सबसे पहले किसे मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी में महिला में। तो हिंदी में और पूछे महिला में महादेवी वर्मा को। और इन्हें किस वर्ष दिया गया था, इन्हें दिया गया था आपका 1982 में। किस वर्ष दिया गया 1982। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और मॉक टेस्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक का बटन अवश्य प्रेस करेंगे सभी। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है, आपको बताना है। ऑप्शन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व आपको बताना है सबसे ज्यादा कहाँ पर स्थित है। तो टाइगर रिजर्व आपसे बात करें, टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व की जो शुरुआत है हमने वर्ष 1973 में की। वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आपने पढ़ा होगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हमने शुरू किया था। और भारत का पहला क्या है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व, पहला टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछ रहा है टाइगर रिजर्व तो कौन सा है, इसे आप याद रखेंगे जिम कॉर्बेट। कौन सा है भारत का पहला टाइगर रिजर्व, तो इसे आप नाम याद रखेंगे जिम कॉर्बेट। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। और अब नया नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछ रहे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा आपके मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व में। मध्य प्रदेश में आपसे पूछेंगे जी कितने, मध्य प्रदेश में आपके 6 टाइगर रिजर्व में। कितने हैं, मध्य प्रदेश में आपके 6 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं आपके 6 टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, कौन कौन से 6 में, एक तो आप याद रखेंगे कान्हा, कान्हा कहाँ पर है मध्य प्रदेश। एक याद रखेंगे संजय, याद रखें। एक याद रखेंगे पन्ना, एक याद रखेंगे पेंच, कौन सा आपका पेंच। एक आप याद रखेंगे बांधवगढ़, ठीक है, कौन सा है बांधवगढ़। और एक आप याद रखेंगे जी सतपुड़ा, कौन सा है सतपुड़ा। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी कि मध्य प्रदेश में कितने आपके टाइगर रिजर्व हैं, आपके 6। और 6 कौन कौन से हैं ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं सभी। ठीक है, कान्हा, तो कान्हा कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। संजय कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। पन्ना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। पेंच कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है जी, मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया। कान्हा, संजय, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़ और सतपुड़ा ये सब कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के आपके टाइगर रिजर्व में। क्लियर हुआ। अब आपको इसमें याद रखना है। और फैक्ट वाला क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक फैक्ट वाला ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा आपका कौन सा है, इसे याद रखेंगे श्रीशैलम। कौन सा आपका, श्रीशैलम। श्रीशैलम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, श्रीशैलम। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्या है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे छोटा आप याद रखेंगे कौन सा है, औरंग। सबसे छोटा कौन सा है, औरंग टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर है, ये आपका स्थित है असम में। कहाँ पर है, असम में। ये सब फैक्ट वाले क्वेश्चन है, एक बार पुनः देख लेंगे। टाइगर रिजर्व, तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट कब आपका घोषित किया गया, 1973 में। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, एमपी में। कितने आपके 6। सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो सबसे बड़ा आप याद रखेंगे श्रीशैलम आंध्र प्रदेश।
और सबसे छोटा पूछे तो कौन सा है, औरंग। औरंग कहाँ पर आपका, असम। क्लियर हो गया सभी का जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सभी लाइक करेंगे। नेक्स्ट है, यूरोपा हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का चंद्रमा है। यूरोपा हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का चंद्रमा है। मंगल ग्रह, शनि ग्रह, पृथ्वी ग्रह, बृहस्पति ग्रह। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे यूरोपा हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का चंद्रमा है। बताएं सभी कमेंट करके, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, पृथ्वी ग्रह, बृहस्पति ग्रह। यूरोपा अगर आपसे पूछा है यूरोपा, तो यूरोपा आप याद रखेंगे किस ग्रह का है, सौरमंडल के किस ग्रह का चंद्रमा। चंद्रमा का मतलब उपग्रह। तो यूरोपा आप याद रखेंगे किसका है, बृहस्पति का। किसका है, बृहस्पति। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आप पढ़ते ही हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। शनि, शनि का आप पढ़ते हैं टिटॉन या क्या बोलते हैं, टाइटन इसको बोलते हैं, टिटॉन या टाइटन। मंगल के आपने दो पढ़े होंगे, एक कौन सा है, फेबोस, और एक कौन सा आपका, डीमोस। मंगल के कौन से, फेबोस और डीमोस। लाल ग्रह कौन है आपका, मंगल। नीला ग्रह कौन है, पृथ्वी। और आप पढ़ते हैं फिर पीला ग्रह कौन है, बृहस्पति। और हरा ग्रह कौन है आपका, अरुण। क्लियर हो गया। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है आपकी, 8। कितने ग्रह हैं आपके, 8। ये सब आपने क्वेश्चन पढ़े हैं। तो ये आज का मॉक टेस्ट था। अगर मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।